हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने सीएए को आज 11 मार्च को लागू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये सीएए है क्या, किसके ऊपर ये लागू होगा, किसे इसका फ़ायदा मिलेगा और इससे रिलेटेड जो भ्रम है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएए की। फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, इसको कहा जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और ये 2019 का एक्ट है। तो 2019 में से पारित किया गया था, लेकिन अब लागू किया जा रहा है लगभग 4 सालों के बाद। तो अब यहाँ पे अगर हम समझें, जैसा आप नाम से समझ सकते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड ये एक्ट है और उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं और आप भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या तरीके हमारा संविधान देता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसी में यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो अगर हम सीधे सीधे समझें तो 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला है बाई बर्थ इन इंडिया। अब इसमें भी ना कई सारे आपके क्राइटेरिया आते हैं। जैसे अगर आपका जन्म 1950 से लेकर के 1987 के बीच में हुआ है और आपके पेरेंट्स चाहे किसी भी और देश के नेशनल क्यों ना रहे हो, सिटीजनशिप उनके पास क्यों ना रहे हो, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे अगर भारत में पैदा हुए। 1987 से लेकर के 2004 तक ऐसा है कि अगर आपके दोनों में से कोई एक पेरेंट भी अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर आपका जन्म भारत में हुआ। और 2004 के बाद भारत आपके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर एक पेरेंट अगर भारत का नागरिक है तो दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब ये शब्द याद रखिएगा, इलीगल इमिग्रेंट, इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे बाई बर्थ होता है और इसी में आपका बाई डिसेंट भी आता है कि आपके पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स के अगर इंडियन सिटीजन हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सिटीजन नहीं भी हैं इंडिया के तो भी। और ये थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। थ्रू रजिस्ट्रेशन का मतलब इसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि मान लीजिए आप इंडियन ओरिजिन के नागरिक हैं लेकिन आपके पास अभी किसी और देश की नागरिकता है और आप भारत में रह रहे हैं 7 सालों से, तो आप भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पेरेंट्स रहे हों इंडियन सिटीजन, आपके पास उस समय नहीं है सिटीजनशिप लेकिन आप 7 साल से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम। इसी तरह अगर आपने मान लीजिए किसी भारतीय मूल के महिला या पुरुष जो भी केस हो, आपने उससे शादी कर रखी है भारतीय नागरिक से, मूल की नहीं नागरिक से, तो भी आप भारतीय सिटीजनशिप पे अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आपका 7 साल तक इंडिया में रहना जरूरी है। फिर इसमें जो मेन पॉइंट है जहाँ से ये जो सीए अमेंडमेंट आता है वो है बाई नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड रेजिडेंस इन इंडिया होता है। मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत में एक लंबे समय से रह रहे हैं। और ये समय कैसा डिसाइड किया गया है, 12 साल का। 12 साल में भी समय ऐसा है कि 11 साल लिया जाएगा, 14 साल के पीरियड से 11 साल तक आप भारत में रहने चाहिए और 12 महीने जिस दिन से आपने एप्लीकेशन डाली है सिटीजनशिप की, 12 महीने लगातार इंडिया में रहने चाहिए। तो ये 12 साल का पीरियड है, एक्सटेंडेड रेजिडेंस इसको कहा जाता है। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेचुरली। आप ऐसा नहीं कि 12 साल रह लिए आप ऑटोमेटिकली बन गए सिटीजन, अब अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, या फिर अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं मिलेगी। फिर है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया। मतलब भारत अगर किसी टेरिटरी को इंडिया में शामिल कर लेता है तो वहाँ के नागरिक अपने आप ही इंडिया के सिटीजन्स हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं। अब इसी में नेचुरलाइजेशन में ही थोड़ा सा बदलाव किया गया है, इसी में थोड़ी सी ढील दी गई है। इसी में कुछ लोगों के लिए जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस किया गया है सिटीजनशिप मिलने के लिए, उसको हम समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। 2019 का अमेंडमेंट है। अब ये किस चीज़ को अमेंड कर रहा है, कौन से एक्ट को अमेंड कर रहा है, तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड कर रहा है। अब इसमें मेन बात क्या है कि इसको लागू किया गया, मतलब इसको पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, लागू किया जा रहा है अब 11 मार्च 2024 से। इसमें बताया गया है कि ये एक एक्सीलरेटेड पाथवे प्रोवाइड करता है इंडियन सिटीजनशिप का, किसके लिए, फॉर द परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इन 3 देशों से आने वाले, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जिनको ये खतरा है कि मतलब उनका परसिक्यूशन हो जाएगा, मतलब धर्म के आधार पे उनके ऊपर वहाँ पे अत्याचार हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका धर्म या फिर जो अस्तित्व है खतरे में है और वो इंडिया में आए हुए हैं, तो उनके लिए ही ये सीएए एक्ट लागू होता है। क्या कहा गया है इस एक्ट में वो हम समझते हैं, जो कि एक्ट में लिखी गई भाषा है उसके माध्यम से। तो ये एक्ट कौन सी माइनॉरिटीज़ की बात करता है, तो ये एक्ट बात करता है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की। मतलब ये जो कम्युनिटीज़ हैं
ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करने वाली हैं तो ही इस एक्ट के तहत उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। इनमें से जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, अगर इन 3 देशों को छोड़ किसी और देश है, मान लीजिए कोई नेपाल से है, कोई हिंदू, वो आना चाहे भारत में, वो सीए के तहत अप्लाई करना चाहे, तो वो अप्लीकेबल ही नहीं है सीए के माध्यम से। जो बाकी 5 तरीके मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं उसके थ्रू कर सकता है कोई भी, लेकिन सीए वाला जो अमेंडमेंट है ये, तो ये केवल इन कम्युनिटीज़ के लिए ही है और केवल इन देशों से आने वाली कम्युनिटीज़ के लिए ही है। अब इसमें भी बताया गया है कि ऐसे जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक भारत में एंट्री करी है, उनके ऊपर यह लागू होगा। 2014 के बाद के ऊपर ये लागू अभी नहीं है, उससे पहले एंट्री हुई है तो लागू होगा। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था इलीगल इमिग्रेंट वाली बात, यहाँ पे उसी चीज़ को सुधारा जा रहा है कि अगर किसी भी कम्युनिटी ये जो बिलोंग करते हैं उसने 2014 से पहले इंडिया में एंट्री करी है तो उसे इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होंगे तो इनके ऊपर अब इस एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसके ऊपर इलीगल इमिग्रेंट के तहत कोई मुकदमा चल रहा हो, कुछ कोर्ट का केस चल रहा हो, तो अपने आप ही वो ड्रॉप हो जाएगा, सारी प्रोसीडिंग्स उसकी ख़त्म हो जाएंगी। तो उनके लिए ये लाभकारी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ऐसे लोगों को जल्दी से सिटीजनशिप मिल पाएगी। क्या होगा इसमें? तो इसमें देखिए होगा ये कि जो नेचुरलाइजेशन का मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि 14 साल में 11 साल तो आपको रहना ही चाहिए इंडिया में, 12 महीने लगातार रहना चाहिए। तो उस 11 साल के समय को घटा करके कम कर दिया गया है। कितने साल तक? 5 साल तक कर दिया गया। मतलब आप पिछले 5 साल या उससे अधिक से रह रहे हैं, इन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, इन देशों से आए हुए हैं, तो आपके लिए जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है वो 5 साल का ही होने वाला है। यहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जिस देश से आ रहे हैं वहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे थे, जिस वजह से या जिस डर से। आप देखते होंगे ना कि जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू शरणार्थी आ जाते हैं भारत में, तो ऐसे जो दिखाना पड़ेगा आपको, तो वो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर एक बात और है, नेचुरलाइजेशन वाले प्रोसेस में ही आती है वो कि जो भी व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जा रहा है तो उसको 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से जो लैंग्वेजेस हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिटीजनशिप ले रहे हो भारत की, जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड उनमें किसी की नॉलेज ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। इसमें जो खास बात है और जो कई बार पिछले जब ये लागू हो तब भी बहुत सारे बवाल की जड़ बनी थी, वो ये था कि इसमें जो मुस्लिम्स हैं इनको एलिजिबल नहीं किया गया है सीएए के तहत, चाहे प्रोसिक्यूशन ही उन्होंने फेस ना किया हो उन 3 देशों में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन 3 देशों की बात हो रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में नहीं है। और अगर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होता भी है तो कुछ समय के बाद अपने देश वापस लौट सकते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये अब फिर से अगर प्रोसिक्यूशन होता है तो ये वापस अपने उस देश में नहीं जा सकती हैं क्योंकि वहाँ पे ये माइनॉरिटी में है और वापस जाएंगे तो फिर से ये होने का डर है। इस वजह से मुस्लिम्स को इसके अंतर्गत नहीं लाया गया। बाकी अगर कोई ऐसा है तो वो जो बाकी के 5 तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के, वो तो अप्लीकेबल होते ही होते हैं, उससे रोक नहीं है। तो ये यहाँ पे इस एक्ट की बात हो रही है टोटल कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन होगा, कितने साल तक के लिए आप रह रहे हैं तो एलिजिबल होंगे, ये बात यहाँ पे बताई जा रही। अगर हम यहाँ पे बात करें इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे, अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सीए आज से लागू हो गया, इसका मतलब जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब जो बिना किसी लीगल वीज़ा, पासपोर्ट और केवल भारत में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आकर के बस गए किसी तरीके से, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो अपने आप ही इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। इसके लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे सेटअप किया गया है जिसके थ्रू ऐसे सभी लोगों को अप्लाई करना होगा और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिजिटली कंडक्ट होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें अभी जो बताया जा रहा है कि जो अप्लीकेंट्स हैं उनको ये डिस्क्लोज करना होगा कि वो इंडिया में कब आए, मतलब उनकी एंट्री इंडिया में कब हुई। सिंपल सी बात है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो प्रूव भी नहीं कर सकते कब आए हैं, इसीलिए यहाँ पर उनसे किसी भी तरह का कोई ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। बस डिक्लेयर करना होगा कि आप इंडिया में इस महीने, इस साल में एंट्री किया है और किसी भी तरीके एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस आपको 6 कम्युनिटी से होना चाहिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं इससे रिलेटेड जो समझ लीजिए। पहली चीज़, इंडिया में जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, चाहे इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं चाहे नहीं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
जो CAA है वो सिटीजनशिप देने वाला कानून है, सिटीजनशिप छीनने वाला कानून नहीं है। फिर से यहाँ पे बताया गया माइग्रेंट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सिटीजनशिप, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उनको सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त होगा सिटीजनशिप का। और इसी के साथ जो मैंने आपको बताया कि अब लागू हो गया, तो मतलब जब सिटीजनशिप के अप्लाई करेंगे, सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो इससे पहले उनके ऊपर इस तरह वाले जो केस चल रहे होंगे ना इलीगल माइग्रेंट्स वाले, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ स्नैचिंग अवे एनीवंस सिटीजनशिप, किसी की सिटीजनशिप छीनने का ये कानून या कोई रास्ता ये नहीं है, केवल सिटीजनशिप देने का ही ये एक कानून या अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है। तो ये है पूरे CAA की खास और प्रमुख बातें। आई होप इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहे होंगे सॉल्व हो गए होंगे, और अगर आपके एग्जाम में भी इस तरह का कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे कि CAA आखिर है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन से देश हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी हैं। फिलहाल आपका क्या विचार है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।